एक्सिस माई इंडिया जो है केवल एग्जिट पोल करती है, पोस्ट पोल स्टडीज करती है, किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल नहीं करते हैं। विपक्षी पार्टियों द्वारा खासकर लोगों को भ्रामित करने के लिए इस तरह के डुप्लीकेट और फेक और इस तरह के सारे प्रोडिक्शन हमारे नाम का, हमारे लोगों का, हमारी कंपनी का इस्तेमाल करते हुए जो दिखाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल इलीगल है। इसके दौरान ईसीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, कोई भी किसी भी तरीके के प्रोडिक्शन नहीं निकाल सकता। और ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और हमने कोशिश करी है साइबर सेल और ईसीआई के तरफ इन लोगों की शिकायत करने की, जो आप सबके समक्ष होगा। ये कल रात का ही वाकया है, तो अब हमने अपनी प्रक्रिया चालू की है, कानूनी प्रक्रिया, और इसकी हम एक शिकायत कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और अनैतिक और इलीगल चीजों का सहारा लिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा अपने फायदे के हिसाब से। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इनको इस तरह से करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है देर नहीं हो जाएगी। हाँ, लेकिन लोगों को ये क्लियर, यदि वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये लोगों को क्लियर मैसेज जाएगा कि आप दो नाव में फिर से पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैसेज जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। यदि ऐसा किया गया तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पसंद आए, अमेठी या रायबरेली। हम ये तो कतई नहीं कह सकते हैं कि इन खासकर दो सीटों के ऊपर कांग्रेस को निर्णय लेने में कि किसको चुनाव लड़ना है कोई बहुत बड़ा उसमें आकलन या एनालिसिस या कुछ भी करने की जरूरत है। ये साफ साफ नजर आ रहा है कि एक बार 26 तारीख केरला के चुनाव हो जाएं, उसके बाद की डेट भी है जो रायबरेली और अमेठी की 30, मेरे ख्याल से 30 अप्रैल तक कर सकते हैं नामांकन दाखिल। तो वो उसके बाद उसका निर्णय लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा बैकफुट वाली बात हो गई। यदि आपको वाकई में चुनाव लड़ना है और जीतना है तो आपको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था। नहीं, ये तो बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है कि 10 साल का शासन हो जाने के बाद, 2 बार की टर्म कंप्लीट कर लेने के बाद भी आज भी लोकप्रियता जो यदि किसी की बनी हुई है पूरे देश में, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इसमें तो कहीं किसी को 1% का डाउट नहीं है। और इस बात को अपोजिशन पार्टियां भी अच्छे से मानती है और इसीलिए वो उन्हीं को टारगेट करती है, नरेंद्र मोदी जी को। तो मोदी जी का अपनी जो डिलीवरी वाला जो मॉडल है और परफॉर्मेंस है, और उससे बहुत बड़े वर्ग को बहुत बड़ा फायदा बहुत सालों के बाद हुआ है, जिसके चलते आप देख पा रहे हैं कि जो मोदी जी की चमक है वो अभी भी बरकरार है। हाँ, जिन भी पार्टियों को, जहां पे हर जगह पे अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियां खड़ी है, इंडिया ब्लॉक कह सकते हैं। नहीं, देखिए, इसका ऐसा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि बड़े नंबर ऑफ सीट्स है। जैसे महाराष्ट्र कह लीजिए, हाँ कुछ तो है, बड़ी टूटा फूटा है बट है। दूसरा है बिहार, वहां पर भी एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार, तो अब वहाँ आरजेडी और सीपीआई लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहां भी है तो सही है। वो कितना असर करेगा ये एक अलग बात है। और महाराष्ट्र और बिहार ये बड़े राज्य हैं, और दिल्ली के अंदर भी गठबंधन हुआ, तो कुछ जगहों पे गठबंधन हुआ, कुछ जगहों पे नहीं हुआ। सवाल ये है कि अब उसका असर कितना होता है। केरल के अंदर उन्हीं दो प्रमुख एलडीएफ और यूडीएफ ही हैं, एक लेफ्ट गठबंधन, एक कांग्रेस गठबंधन। तो एक दूसरे के खिलाफ बोलना और वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना एक नेचुरल प्रक्रिया है, और वो उसके तहत वो कर रहे हैं। अब बीजेपी वहां केरला में कैसा कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। वो नेचुरली है कि जब आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ तो बोलेंगे ही नहीं, तो आप वो वोटरों को आकर्षित कैसे करेंगे। नहीं, वो तो शुरू से ये पिछले 6 महीने से ये चीज चल रही है कि जब से नीतीश कुमार ने मन बनाया है छोड़ने का इंडिया गठबंधन को, तब से ही ये सारी बातें, और एक एक करके बहुत सारी टीएमसी भी चली गई, नीतीश बाबू भी चले गए। ये सब बड़े बड़े राज्य, 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, तो नेचुरली उसका जो फर्क है वो तो तभी से हमको सबको नजर आ रहा है। और जब तक ये अपोजिशन यूनाइट होने की जो बात करी थी नीतीश ने, वो उन्होंने खुद ही ने तोड़ दिया, तो उसके बाद तो टूटता ही जा रहा है।
बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं है, छोटी जगहों पे है, हाँ, जहाँ बड़े दो हिस्से में नहीं है। तीन छोटे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, 80 सीटें वहां नहीं है। इस लोकसभा 24 के चुनाव का जहां तक सवाल है, हमारा ऐसा मानना है कि 5-6 स्टेट्स इस बार सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखते हुए। उनमें तमिलनाडु का नंबर कहूं मैं तो सबसे एक नंबर पे है। हमेशा से ये देखा गया है इस चुनाव के पहले तक कि उत्तर प्रदेश हमेशा 80 सीटों के साथ नंबर 1 के महत्व का स्टेट होता है। बट इस बार जो राजनीतिक समीकरण और गतिविधियां चल रही है उसके हिसाब से तमिलनाडु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेट, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। एनडीए के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और कांग्रेस गठबंधन के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए, उसके लिए भी। उसकी खास वजह यह है कि पिछले 19 के चुनाव में इन 40 सीटों में से 39 सीटों के ऊपर कांग्रेस या डीएमके गठबंधन ने जीत हासिल की थी, और केवल एक सीट पे एआईडीएमके, जो कि उस समय एनडीए का पार्ट थी, तो जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार वो एनडीए का पार्ट नहीं है। बीजेपी इस बार अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, और छोटी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और एक एनडीए को बनाया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से तमिलनाडु इस बार बहुत महत्वपूर्ण स्टेट रहने वाला है, जो कि पहले शायद कभी नहीं रहता था। इसकी वजह भी मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी काफी एनर्जी, एफर्ट्स, और बीजेपी पूरे ने लगाए हैं, और अन्नामलाई के नेतृत्व में, जो कि एक यंग लीडर है, और एक उन्होंने जमीन के ऊपर पिछले 6 महीने की बात कर लें, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, जो सबको नजर आ रहा है। यानी तमिलनाडु में ऐसा कोई भी नहीं होगा आज की डेट में जो अन्नामलाई को नहीं पहचानता है। यानी उन्होंने एक अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। दूसरी जो वजह है, वो वजह यह है कि डीएमके पार्टी आज की डेट में लोकसभा चुनाव के नजरिए से, और जो विगत असेंबली चुनाव हुए और वहां पे उनकी सरकार है, इन दोनों के हिसाब से आज की डेट में एंटी इनकम्बेंसी पोजीशन पे है। तमिलनाडु में हमेशा, लोकसभा की बात कर ले पहले, ऐसा रहा हुआ है कि एक डीएमके और एआईडीएमके को लगातार 30 और 35 सीटों से ऊपर एक के बाद एक चुनाव में मिलती आई है, यानी कि बारी बारी से। तो पिछली बार जैसे मैंने बताया, डीएमके गठबंधन को ऑलरेडी 39 में से 38 सीट मिल चुकी है, और अभी राज्य में सरकार भी जो है डीएमके की है, तो एंटी इनकम्बेंसी की पोजीशन पे है डीएमके और कांग्रेस आज। तो नेचुरली एक समय पे आप जब रूल करते हैं, कोई भी पार्टी हो, तो एक एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के खिलाफ माहौल बनना एक स्वाभाविक होता है। बट उसके दूसरे तरफ एआईडीएमके है। अब तीसरा पहलू जान ले हम तमिलनाडु का। हमने दो पहलू जान लिए, एक बीजेपी का कि क्यों बीजेपी इतनी मेहनत कर रही है, दूसरा डीएमके का, और तीसरा पहलू है एआईडीएम का। तो जे जयललिता के जाने के बाद जो दो मुख्यमंत्री बने, ओपीएस और एपीएस हम जो कहते हैं, उनके बाद जो एआईडीएमके में और तीसरे टीटी दिनकरन, तो तीन भाग में एआईडीएमके पार्टी एज अ होल बटी हुई नजर आती है। तो जमीन के ऊपर उसका वर्चस्व बहुत कम हुआ है, क्योंकि नेचुरली तीन धड़ों में बढ़ गई है पार्टी। और उस जो स्पेस है, एक स्पेस क्रिएट हुआ, सो कॉल्ड अपोजिशन का स्पेस, वो साफ साफ नजर आ रहा है। और बीजेपी ने इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए अपनी सारी की सारी एनर्जी और रिसोर्सेस वहां पर लगा दिए हैं। इंक्लूडिंग, आप जब नई लोकसभा हुई तो सिंगौल की भी जो बात करी, उसके बाद समागम की बात करी कि वाराणसी और तमिल समागम, और इस तरह के बहुत सारे प्रयास समय समय पर किए जाते रहे। पिछले 2 साल की हम बात कर लें, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार जो सबसे बड़ी बैटलफील्ड है वो तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुझे याद है, मैं 1988 में तमिलनाडु में गया था। मैं वहाँ का नहीं रहने वाला हूँ, और उस समय उसी साल दिसंबर के महीने में एमजीआर जी की, चीफ मिनिस्टर साहब जो थे पहले, उनकी डेथ हुई थी। और इस कदर से वहां पर दंगे फसाद हुए, और जहां भी हिंदी में भी कुछ शब्द लिखा होता था, बोर्ड उसको सब काला कर दिया गया। और इतनी तरीके से, कहने का मतलब ये, जो तमिल आइडेंटिटी या अस्मिता है, वो अपनी भाषा को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और बहुत ज्यादा
उसकी वो वकालत करते हैं। तो और तमिल सबसे पुरानी भाषा भी है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने बताया, ये सब चीजें को प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो काफी जानकारी रखते हैं, इन सब राजनीतिक सेंटिमेंट्स जिसको कहते हैं, और उसके चलते उन्होंने भी तमिल भाषा को सम्मान दिया और पूरी तरह से उसकी चर्चा करी। ये सब उसी श्रृंखला में शामिल है जो मैंने कहा कि यदि आपको तमिलनाडु में कुछ करना है तो इन सब रास्तों से होके गुजरना पड़ेगा। देखिए, तमिलनाडु में शुरू से ब्राह्मण समाज जो है खासकर काफी रिलीजियस आइडेंटिटी की तरफ रहा है, इसमें तो सबको कोई शक नहीं है। अब सवाल आता है कि राम मंदिर का कितना असर रहा। जैसे मैंने बताया, राम मंदिर भी एक जरूर मुद्दा है जो कि अट्रैक्ट करता है तमिलनाडु में भी, जैसे कि पूरे देश में करता है। और सिंगोल, जो कि उनकी एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी की बात है, और भाषा, इन सभी का समागम है। इन सभीयों का आज की डेट में ये कह पाना कि कौन सा मुद्दा कितना काम कर रहा है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन इन सभी चीजों का समावेश होगा यदि यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है। अंत में ये सब जानते हैं, रामचंद्र जी का जो वनवास था तो तमिलनाडु और के जरिए श्रीलंका में जाके ही वो खत्म हुआ था, रावण का वध हुआ था। तो जो बड़ा पोर्शन और जो असली कर्म हुई हुई रामचंद्र जी की भी जो थी, वो जी। तमिलनाडु के इर्द गिर्द ही थी। इसीलिए वहां पर मंदिर होना और रामचंद्र जी के बारे में चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक बात है।